हमने एस्टिमेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ। सबसे पहले हमने इसमें देखा था एस्टिमेशन की फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी बेसिकली सैम्पलिंग का रिव्यू था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। अब पॉपुलेशन पैरामीटर का होता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमने देखा था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन। अब हम आए हैं फोर्थ एक्सरसाइज पे सॉरी। इसमें हमने देखना है confidence interval for difference between two population means mu1 minus mu2। जैसे कि हम सैम्पलिंग में पढ़ते थे तो डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। ये आपने डिफरेंस याद रखने हैं। सैम्पलिंग में जो भी चीज़ हमने निकाली थी वो सैंपल के लिए होती थी, और यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो भी कंप्यूट एस्टिमेट कर रहे होते हैं वो हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। अब कंपेरेटिव स्टडीज। अब हमने जो सिंगल केस पढ़ लिया, सिंगल केस तो हमारे पास अगर डाटा हो सेट हो तो हम एक के लिए कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाटा सेट्स हो जाए तो फिर हम तो फिर हम डिफरेंस बिटवीन के लिहाज से भी कर सकते हैं और दो का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी में ये है कि ज़्यादा डाटा सेट्स हो जाएंगे। To this point, we have been concerned with the inference about parameters of a single population. We now turn our attention to estimation procedure that are important in comparing the parameter values of two populations। ठीक है। टू populations होती हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वैसे यूजली टू ही होती है, ज़्यादा नहीं होती हैं। To make inference about two populations, we must obtain two samples। अब दो population होंगी तो इसका मतलब है दो samples होंगे, हर एक में से एक एक sample आप लेंगे, one from each। There are many methods by which two samples can be obtained with all description। अभी आप यहाँ से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरह से अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट सैंपल्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट सैंपल्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल्स वो होते हैं कि अगर हम दो पॉपुलेशन से डाटा सेट लेते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो। ठीक है। यानी कि एक के वजह से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना आए तो वो इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट वो होता है एक के सैंपल सेलेक्ट करने की वजह से दूसरे पे कोई ना कोई इफेक्ट आए तो वो हमारा डिपेंडेंट सैंपल होता है। जब कोई इफेक्ट ना आए तो वो इंडिपेंडेंट, और जब एक का दूसरी पे डिपेंड कर रहा हो तो फिर वो डिपेंडेंट सैंपल कहलाएगा। If two samples are selected, one from each of the two populations, then the two samples are independent. If the selection of objects of one population is unrelated to the selection of the objects from the other population, या फिर वो अनरिलेटेड होगा यानी कि उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, एक आने की वजह से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर एक ही आने की वजह से सैंपल दूसरे सैंपल पे इफेक्ट हो रहा है तो वो हमारा डिपेंडेंट सैंपल होगा। ठीक है। जैसे कि आप जो है पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं तो आप एक तरह से डिपेंडेंट हुए, और जो अपना खुद अर्न करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हुए, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होंगे। Dependent samples, if the two samples are selected, one from each of the two populations, then the two samples are dependent. If for each object selected from one population and object is chosen from the other population, a pair of similar objects, these samples are called match samples। The set of pairs is called paired sample। अब ये paired sample और match sample का concept आप next chapter में जाएंगे, टेस्टिंग में आप देखेंगे ये वहाँ जाके। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट सैंपल्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो रिलेटेड यानी कि अनरिलेटेड हो, एक दूसरे के साथ रिलेट ना करें, एक आने की वजह से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो, तो वो अनरिलेटेड होगा और इंडिपेंडेंट होगा। जब एक की आने की वजह से दूसरे सैंपल पे कोई इफेक्ट हो रहा हो तो वो डिपेंडेंट सैंपल होगा। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि आज हमने पढ़ना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स म्यू1 माइनस म्यू2। जैसे कि हमने पीछे सबसे पहले म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लिया था, फिर उसके बाद हमने पाई के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लिया था प्रपोर्शन के लिए। अब डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए हम देख रहे हैं म्यू1 माइनस म्यू2। अब इसमें ये है कि हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा। अगर देखें सबसे पहले हमारे इसमें भी तीन केसेस होंगे उसकी तरह। एक हमारे पास होगा केस नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉन वेरिएंसेस और सैंपल साइज कुछ भी हो। ये देखें फर्स्ट केस है हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स का, हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल है, वेरियंस नोन है, पॉपुलेशन का वेरियंस नोन है, और सैंपल साइज छोटा हो या बड़ा हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंपल साइज एनी सैंपल साइज। ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया कि पॉपुलेशन नॉर्मल है, वेरियंस नोन है, बस वेरियंस नोन हो गया, सैंपल साइज को देखने की जरूरत ही नहीं होती है।
अब इस केस में हमारे पास जब जी में लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन, जब हम टेस्टिंग करेंगे डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए तो हम ये वाला जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ये नेक्स्ट जो है हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for difference between means of the two populations mu1 minus mu2 is given by, अब ये x1 minus x2 plus minus z1 minus alpha by 2 sigma 1 over n1 plus sigma 2 over n2 ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे आप देखें जो हमेशा आप करते आ रहे हैं, अभी आपने दो किए हैं इससे पहले, एक्स बार जब सिंगल के केस था तो जस्ट एक्स बार लिखा हुआ था, पी का केस था तो यहाँ पे पी लिखा हुआ था, प्रपोर्शन सैंपल प्रपोर्शन, सैंपल मीन एक्स बार सैंपल प्रपोर्शन पी, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन तो है तो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, दो जो है सैंपल मीन का डिफरेंस ले लिए। जेड वन माइनस अल्फा बाय टू हमेशा हमारा यही रहा है दोनों में, मतलब जब ये वाला केस था नोन वेरिएंस और सैंपल साइज, तो जी यहाँ पे ऐसे ही आया एज इट इज। नेक्स्ट ये केस था हमारे पास सिंगल के केस में होता था सिग्मा स्केयर ओवर एन, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है तो दो हमारे जो है वेरिएंसेस को हम ऐड कर लेंगे, सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू अंडर रूट, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए। ठीक है, अब ये हमारा पॉपुलेशन की टर्म में होता है जो कैपिटल की फॉर्म में लिखा होता है, इसको हम एस्टिमेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जर्व सैंपल से लेकर इसको हम लिखते हैं तो ये स्मॉल की फॉर्म में आ जाता है, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस बी वन माइनस एक्स बार टू, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हम पॉपुलेशन के मुताबिक कर देते हैं, यहाँ पे हम सैंपल मेथड्स को एस्टिमेट करते हैं, तो यूजुअली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमें बस बताया होता है उन्होंने। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट केस आपको मैंने क्या बताया है कि हमारा जो है सैंपल साइज कुछ भी हो लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो तो जी वाला हमारा इसमें लगना है फॉर्मूला। Apex current packing machinery is known to pour a ground factory into a 1 pound cans with a standard deviation 0.6। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले कोई सैंपल मेंशन नहीं हुआ और नॉन का मतलब यूज हुआ है और ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब है सिग्मा होगा हमारे पास। ठीक है, और सिग्मा वन होगा क्योंकि दो का केस हम पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट हम देखेंगे तो दो केसेस होंगे इसमें। Apex is considering using a new packaging machine is said to be about coffee into a 1 pound cans more accurately with the standard deviation। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया सेकंड वाला, इससे पहले कोई मेंशन नहीं हुआ कि सैंपल ये है ये है, तो इस वजह से इसका मतलब है ये पॉपुलेशन के आपको वेरिएंसेस गिवन है या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है सिग्मा हमारे पास नोन है, पॉपुलेशन का ही सिग्मा हमें गिवन है। बोथ मशीन्स फॉर ग्राउंड कॉफी अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हमें मेंशन हो गया, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। बिफोर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट Apex wishes to evaluate the performance of all machine against that of old machine। हमने ओल्ड मशीन और करंट मशीन जो न्यू मशीन है इसमें हमने कंपैरिजन करना। A sample was taken on each machine against or that the mean weight of the content is 1 pound cans yielding the following result। आपके पास सैंपल वन है उसका n1 गिवन है, x बार वन, n2 उसका x बार टू गिवन है। कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये आपको 1 माइनस अल्फा गिवन है 95% फॉर द डिफरेंस ऑफ द एवरेज। देखिए यहाँ पे आपने डिफरेंस क्या करना है, एवरेज वेट of two content stored by the old results versus the new result। आपने न्यू और ओल्ड रिजल्ट जो है उनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने डाटा को लिख लेना होता है, अपनी स्टेटमेंट से न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लिया। सेकंड हमारा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा 95% है, यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा से अल्फा बाई टू की वैल्यू आ गई, वहाँ से 1 माइनस अल्फा बाई टू आ गया। टेबल 10b से हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं 0.975 10b 0.975 ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.96 1.96 हमारे पास टेबल से वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना होता है द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर न्यू वन माइनस न्यू टू आर। अब ये जब आप लिखते थे सिंगल मीन के केस में तो आप यहाँ पे म्यू लिखते थे, अगर प्रोपोर्शन के केस में कर रहे होते थे तो पाई लिखते थे, हमेशा यहाँ पॉपुलेशन का पैरामीटर लिखते हैं।
अब ये दो मीन्स है पॉपुलेशन के, तो उनके दरमियान में डिफरेंस ऐसे करके लिख लिया हमने, और इसका ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा था वो लिख लिया। इसमें सारी वैल्यूज हमें जो गिवन थी इंसर्ट कर ली, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस है हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो और एनी पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन नॉर्मल हो या ना हो ये मेंशन नहीं होगा, एनी पॉपुलेशन हो, वेरियस नॉन हो या अननोन हो, लार्ज सैंपल हो। वेरियस आमतौर पर इसमें नॉन हो या अननोन हो हम कोई नहीं देखते, लार्ज सैंपल साइज देखते हैं सिर्फ इसमें। सेकंड कंडीशन हमने क्या देखनी होती है, सैंपल साइज हमारा लार्ज हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जब उसका सैंपल साइज या एन इंक्रीज कर जाएगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो हमारी नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। अब ये देखें, वी व्हेन बोथ सैंपल्स आर लार्ज से ग्रेटर देन 30। अब लार्ज सैंपल यहाँ पे कंसीडर क्या करते हैं हम, 30 करते हैं। लार्ज सैंपल हमारा 30 होता है। स्मॉल सैंपल का मतलब है लेस देन इक्वल टू 30, 30 या 30 से छोटा। The assumption regarding small samples can be greatly relaxed if it is no longer necessary to assume that the present distribution is normal। अब by central limit theorem ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है, और ये हमारा जी का फॉर्मूला होता है इस केस में जब हमारे पास दो मीन्स का डिफरेंस निकालना हो। तो अगर हमारे पास अभी हमने जो देखा है कि हमारे पास n1 भी 30 या n2 हमारे पास 30 है, तो बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये हमारे पास लार्ज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाते हैं अगर हमारे पास सिग्मा नॉन हो या अननोन हो, जो मर्जी हो। ठीक है, अब ये वाला हमने जी का फॉर्मूला लिख लिया। नेक्स्ट है, हमने ये वाला जो फॉर्मूला ये तो हमने नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करके जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे S1 स्केयर आ जाएगा, S2 स्केयर आ जाएगा, यानी कि अनबाइस्ड जो हमने एस्टिमेटर यूज करने होते हैं वेरिएंस के वो आ जाएंगे, और ये डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। बाकी सारा फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे सिग्मा की जगह पे ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, लार्ज एन के केस में अगर ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एन तो फिर हम जी के बजाय टी पे चले जाते हैं। जब हमारा सिग्मा अननोन हो और लार्ज एन हो तो हम इस पे रहते हैं, और अगर सिग्मा स्मॉल हो जाए और टी हमारा वो एन स्मॉल हो जाए और सिग्मा अननोन हो जाए तो हम टी के केस में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Example 12.17, rural and urban students are to be compared on the basis of their scores on the nationwide musical aptitude test. Two random samples, अब sample है हमारे पास N1 और N2 हो गया, are selected from the rural and urban 7th class students. The summary of the statistics are given below. अब आपको यहाँ पे n बता दिया है, n2 बता दिया, x बार 1, x बार 2 की वैल्यू गिवन है, s1 s2, यानी कि सारी वैल्यूज आपको गिवन है। और नेक्स्ट में कहा है एस्टेब्लिश 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब 1 माइनस अल्फा क्या हो गया आपके पास 98%, सारी वैल्यूज गिवन है, साथ उन्होंने 1 माइनस अल्फा भी बता दिया है। तो आपने कंप्यूट क्या करना है, फॉर द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन मीन स्कोर्स बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसलिए उन्होंने लिखी है, लेकिन आप इसको लिखिएगा अपने जब सोल्यूशन लिखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। सेकंड स्टेप में हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट लिख लिया, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.98। अब इसमें से हमने अल्फा की वैल्यू सेपरेट कर ली, अल्फा बाय 2 किया, 1 माइनस अल्फा बाय 2 किया, ये 0.99 आ गया, और इसको हमने 0.99 को टेबल से देख लिया, 2.326 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने ये यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट है हमारे पास टू साइडेड 98% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू2 माइनस म्यू1 इज दिस। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स। अगर वो कहते कि डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन तो फिर हमें कोई इसमें डिफरेंस नहीं होना था, हमने म्यू1 माइनस म्यू2 ही करना था जो हम अब तक करते आए हैं, जैसे हमें ऑर्डर गिवन होता है उसके मुताबिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, उन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन अर्बन, सेकेंड पॉपुलेशन को पहले ले आए, यानी कि म्यू2 माइनस म्यू1 करना होगा हमें। अब इसकी वजह से सारा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की जगह पे आ जाएगा एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1 जी एज इट इज रहेगा, और S1 ये तो आप चाहे पहले लिखें या बाद में लिखें, दोनों ऐड हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूले पे यहाँ पे फर्क आ गया। ठीक है, डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने एक्स बार 2 की वैल्यू रखी, एक्स बार 1 की रखी, जी की रखी, S1 S2 और n की रखी, इनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है उसके बाद वी कंक्लूड विद 98% कॉन्फिडेंस
that mean of urban score is at least 2.1 units higher and can be as much as 7.5 units higher than the mean of the. अब इसको ऐसे करने के बजाय जो आपने पीछे पढ़ा था उसके मुताबिक ले सकते हैं. We conclude that 98% confidence is, we are on 98% confident our confidence limits are these. ठीक है, जो आपने फर्स्ट सिंगल के केस में पढ़ा था उसी को याद कर लें, उसी को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड केस है, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह. अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं दोनों केसेस से, वो देख लेते हैं. A test statistic was given to 50 girls. अब ये हमारे पास N1 हो गया. 75 boys, ये हमारे पास N2 हो गया. The girls made on average grade score. अब ये एवरेज आ गई बात है ना, एवरेज का मतलब है यहाँ पे ये x बार गिवन है, आपको x बार 1 गिवन है और उसका आपको s गिवन है. क्योंकि ये सैम्पल चीजें हैं तो ये यहाँ पे सिग्मा नहीं गिवन, s गिवन होगा. ये s1 हैड गिवन होगा और ये x बार 1 गिवन होगा. ठीक है. while the boys made on average 82 grade. अब ये x बार 2 गिवन है विद स्टैंडर्ड डेविएशन और ये हमें s2 गिवन है. Find 96% confidence interval for the difference between mu1 minus mu2, where mu1 is score of boys and mu2 is the score of girls that might be taken. अब आपने यहाँ से ध्यान से देखना है, जो आपका mu1 होगा उन्होंने कहा है कि वो होगा आपका बॉयज के लिए, जबकि बॉयज वाला जो आपको सैंपल है वो सेकंड पे गिवन है. ठीक है. अब आपने खुद इसको रीअरेंज कर लेना है. जो आपने बॉयज वाली वैल्यूज हैं उनको n1 और x बार 1 और s1 कंसीडर करना है. जो गर्ल्स वाली वैल्यूज हैं उनको x बार 2 n2 और s2 कंसीडर करना है. बाद में आपने mu1 mu2 के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेना है और ये आपको 1 1 सेल्फ गिवन है. ठीक है. बिल्कुल इजी केस है और ये आपका सेकंड केस बनता है जब आपका n लार्ज है 30 से और सिग्मा अननोन है. ठीक है. ये सेकंड केस बनता है. नेक्स्ट फर्स्ट का बी पार्ट है. A manufacturing company consists of two departments producing identical products. It is suspected that the early output in two departments are different. The two random samples of production all are respectively selected from the following data. आपको सैम्पल साइज गिवन है, मतलब ये n1 गिवन है, ये n2 गिवन है, ये x बार 1 गिवन है, ये x बार 2 गिवन है. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. नेक्स्ट इसके बाद द वेरियस ऑफ द अर्ली आउटपुट फॉर द टू डिपार्टमेंट्स आर नोन टू बी सिग्मा. अब ये आपको देखिए नोन का मतलब है सिग्मा स्केल नोन है. सिग्मा 1 स्केल की वैल्यू गिवन है, सिग्मा 2 स्केल की वैल्यू गिवन है. इट्स मीन कि आपको पॉपुलेशन पैरामीटर नोन है. व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट. अब पॉइंट एस्टिमेट हमने क्या निकाले थे पीछे, आपको याद होगा. जो अनबाइस्ड एस्टिमेट होते हैं वो हमारे पॉइंट एस्टिमेट होते हैं. अब पॉइंट एस्टिमेट हमने निकालना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ द आउटपुट. आपको ये बताइए कि जब डिफरेंस बिटवीन लेना है तो हमने हमारा जो पॉइंट एस्टिमेट है वो क्या हो जाएगा, x बार 1 माइनस x बार 2. ठीक है. ये आपने दोनों का डिफरेंस निकाल लेना. ये आपका पॉइंट एस्टिमेट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. अब आपने 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आपको 95% गिवन है फॉर द ट्रू डिफरेंस. आपने इनके दरम्यान में डिफरेंस का जो है वो निकाल लेना है कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है. सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. सेकंड स्टेप में आपने जो है 1 माइनस अल्फा से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे. थर्ड स्टेप में आपने पॉइंट एस्टिमेट निकालना है तो वो x बार 1 माइनस x बार 2 होगा डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए. अगर वो कहते हैं कि आपको डाटा गिवन होता तो सैंपल्स गिवन होते, मतलब उनका रिजल्ट गिवन ना होते, फिर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता था. पहले x बार 1 कैलकुलेट करते, फिर x बार 2 कैलकुलेट करते, फिर उसके बाद x बार 1 x बार 2 जो है हमारा ये वाला आता है. लेकिन यहाँ पे हमें x बार 1 और x बार 2 ऑलरेडी गिवन है, बस इनका डिफरेंस ले लेना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट. ये हमारा फर्स्ट केस है और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो हमारा सेकंड केस था. टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स 100 एंड 100 दोनों n1 और n2 दोनों 100 है. एस्टिमेट डिफरेंस बिटवीन वीकली वेजेस ऑफ द टू कैटेगरीज. अब द रेलिवेंट डाटा आर गिवन बिलो. आपको सैंपल मीन गिवन है और पॉपुलेशन वेरिएंस. अब ये याद रखना है, आपने खुद यहाँ से जज करना है. सैंपल मीन का मतलब क्या है, ये आपको x बार गिवन है, x बार 1 x बार 2. पॉपुलेशन वेरिएंस का मतलब है आपको सिग्मा स्केयर्स गिवन है. एक सिग्मा 1 स्केयर गिवन है, एक सिग्मा 2 स्केयर गिवन है. और आपने करना क्या, डिटरमाइन द 95% कॉन्फिडेंस लेवल. एक आपने 1 माइनस अल्फा ये लेना है एंड द 1 माइनस अल्फा. अब आप इसमें दो पार्ट करेंगे. ठीक है. होता है ना क्वेश्चन में दो पार्ट, इसमें भी दो पार्ट है. सेम डाटा को यूज करके आपने एक बार 95% कॉन्फिडेंस से जी की वैल्यू निकाल कर करना है, एक बार 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल से जी की वैल्यू निकाल के वो खुद करनी है. दो आपके पास
कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आ जाएंगे, ठीक है, ये दो आ जाएंगे, और नेगेटिव भी आ सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, Journal Incorporated Mills packaging machinery is known to pour dry cereal into a economy size boxes with standard deviation is this। अब इससे पहले देखिए कोई सैंपल मेंशन नहीं हुआ, इसका मतलब है ये पॉपुलेशन का हमें वेरिएंस गिवन है। टू सैंपल्स टेकन on two machines yielding the following। अब ये n1 गिवन है, n2 गिवन है, x bar 1 x bar 2 गिवन है, और ये आपको सिग्मा गिवन था। अब हमें सिग्मा 1 गिवन है या सिग्मा 2 ये हमें उन्होंने बताया नहीं है। दोबारा नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, इसमें कुछ ना कुछ मेंशन होगा। Assuming machine 1 packages is a content that is normally distributed with mean mu1 and variance is this। अब यहाँ पे सिग्मा 1 स्केयर उन्होंने बता दिया कि आपके पास ये गिवन है सिग्मा 1 स्केयर, and machine 2 packaging is the content that is normally distributed with mean mu2 and sigma, ये हमारे पास सिग्मा स्केयर 2 गिवन है, ठीक है। and construct 95% confidence interval to estimate mu2 minus mu1। अभी जो हमने एग्जांपल की थी उसमें भी हमने mu2 minus mu1 के लिए किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पे भी आपने याद रखना है mu2 माइनस mu1 के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रहे हैं, हम mu1 माइनस mu2 के लिए नहीं कर रहे। इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x बार 2 माइनस x बार 1 और प्लस माइनस z की वैल्यू वही रहनी है, और स्टैंडर्ड एरर की भी सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर सिग्मा सॉरी गिवन है, सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 सिग्मा 2 स्केयर ओवर n, और इनका अंडर रूट ले लेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिफरेंस के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ये भी उसी से रिलेटेड है, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही, आपके क्वेश्चन सेम हो जाते हैं जो हम केसेस पढ़ते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा। A sample of 150 brand A light bulb showed a mean of lifetime 1400 hours। ये आपको n1 गिवन है, ये उसका x बार गिवन है, मीन कहा है ना उन्होंने, तो ये x बार गिवन है उसका, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ये उसका s गिवन है, ठीक है, s हैट। आपने याद रखना है जो हम एस्टिमेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम हैट एस हैट वाला कंसीडर करेंगे, अनबाइस्ड वाला, ठीक है, ये इसमें क्योंकि अनबाइस्ड एस्टिमेटर ही हमारा पॉइंट एस्टिमेटर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद है सैंपल ऑफ 200 ब्रांड, ये हमारे पास n2 हो गया, ये उसका x बार 2 हो गया, ये s2 हो गया। फाइंड, अब देखिए यहाँ पे आपके पास n कितने लार्ज हैं, 150 है, 200 है, 30 से तो लार्ज है ना, इसका मतलब है यहाँ पे सिग्मा नोन हो या अननोन हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने n देख लिया अपना, n हमारा लार्ज है तो ये नॉर्मल कोई फॉलो करे, इसमें हमने जी वाला केस ही लगाना है, तो सेकंड केस यूज होना है। Find 95% and 99% confidence limits for the difference between the mean lifetime of the population of brand A and B। अब यहाँ पे आपके पास जो है एक आपने 1 माइनस अल्फा ये ले लेना है और एक 1 माइनस अल्फा ये ले लेना है, ठीक है, इसमें भी दो केसेस बनेंगे आपके, दो क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक वही फॉर्मूला यूज करना है और बस जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसको सोल्व कर लेना है, कोई इसमें टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है या लंबे लंबे सैंपल बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, लेट टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ईच ऑफ साइज। अब दोनों का साइज, दोनों सैंपल्स उन्होंने बताया दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, दोनों का साइज 100 है, यानी कि n1 और n2 दोनों ही हमारे पास 100 है। इसके बाद फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस नॉर्मल mu1 सिग्मा स्केयर एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद mu2 सिग्मा 2 स्केयर, यील्ड x बार 1 s1 आपको गिवन है, x बार 2 और s2 गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास n लार्ज है, ठीक है, ये केस देखिए हमने n लार्ज है तो सेकंड वाला केस बनता है। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu2 माइनस mu1। अब ये याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपने mu2 माइनस mu1 करना है, इसमें भी mu2 mu1 था और इसमें भी ये था, ठीक है, आई थिंक इसमें था और इसमें था, खुद देख लेना आपने कि जो जिसके मुताबिक निकालना होगा। हर एक क्वेश्चन में x बार 1 माइनस x बार 2 के मुताबिक नहीं करना, कुछ क्वेश्चन में x बार 2 माइनस x बार 1 भी होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, in a random in order to ascertain the age distribution of operatives in a certain industry random samples। अब आपके पास रैंडम सैंपल देखिए कितने बड़े हैं, ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स के लिए, एक n1 है और एक n2 है, are drawn, the sample means and standard deviation are these। अब आपको सैंपल के मीन गिवन है, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इट मींस x बार गिवन है और s1 गिवन है, s1 हैट गिवन है फॉर द मेल्स, और ये मेल के लिए याद रखना है, मेल्स के लिए अलग पॉपुलेशन आप सारा डाटा लिख लेंगे और फीमेल्स के लिए आप अलग डाटा लिख लेंगे, दो कॉलम बना लेंगे,
एक साइड पे मेल्स का डेटा लिख लेंगे और एक साइड पे फीमेल्स का डेटा लिख लेंगे। 27.44 एंड दीज आर फॉर फीमेल्स। अब ये फीमेल्स का डेटा आप एक साइड पे और मेल्स एक साइड पे लिख लेंगे। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको 1 माइनस अल्फा गिवन है, ठीक है, सारा डाटा आपको ऑलरेडी गिवन हो गया। अब करना क्या आपने, फर्स्ट पार्ट में है द मीन एज ऑफ ऑल मेल्स ऑपरेटिव्स। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि मेल वाले के लिए सिंगल मीन का केस निकाल लेना है, ठीक है, एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 S1 ओवर अंडर रूट एन होल स्केयर, ठीक है, ये वाला केस आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट केस के लिए। सेकंड, फीमेल के डाटा को यूज करना है और उसमें भी आपने यही करना है, तो पहले डाटा लिख लेंगे, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू से जी की वैल्यू निकाल ली और फिर वही उसी तरह से एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 S2 हैट ओवर अंडर रूट एन हमारे पास सेकंड फीमेल का डाटा पुट करके आपके पास आ जाएगा, सिंगल केस बनता है। नेक्स्ट थर्ड केस में उन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स। अब यहाँ पे आपने दोनों का डिफरेंस लेना है, μ1 और μ2 का, ठीक है, और यहाँ पे ये जो हम एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन जो फार्मूलाज लिखे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं वही वाला आपने करना है डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए। अब ये याद रखना है कि इसमें आपको पॉपुलेशन जो है वेरियस नोन नहीं है, तो ये हमारा सेकंड केस बनता है क्योंकि एन हमारा लार्ज है। फोर्थ का बी पार्ट है द मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ अ वीकली इनकम इन रुपीज इन ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ डिफरेंट फैक्ट्रीज। अब ये आपको सारा डाटा गिवन है। फैक्ट्री वन साइज का मतलब आपको सैंपल साइज N1 और N2 गिवन है। मीन का मतलब आपको एक्स बार 1 और एक्स बार 2 गिवन है, यानी कि सैंपल का ही मीन गिवन है, सैंपल का ही वेरियंस गिवन है। नेक्स्ट आपको वेरियंस गिवन है, ये भी आपको सैंपल का ही गिवन है, मेंशन नहीं किया ना कि पॉपुलेशन क्या है, तो इसका मतलब है ये S1 है और ये S1 स्केयर और S2 स्केयर है, सब कुछ आपको सैंपल का ही गिवन है, वेरियंस पॉपुलेशन जो है नोन नहीं है। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस इन द मीन इनकम। अब इस जो है टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, आपने कहना ये तो हमने पढ़ा नहीं है क्या। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट भी आपका क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेट ही होता है एक तरह से, ठीक है। आपने जो है एस्टिमेशन करनी होती है, ये एस्टिमेट निकालना है ना बेसिकली। तो एस्टिमेट आप कैसे निकालते हो, दोनों जो आपको फॉर्मूलाज गिवन होते हैं सैंपल की, उसकी बेस पे आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन का ये एस्टिमेट होगा। अब यहाँ पे भी आपको एक्स बार 1 का माइनस एक्स बार 2 करना है फर्स्ट केस में, बस ये निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आपका MLE हो जाएगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड या पॉइंट एस्टिमेट, जो भी इसको मेंशन करेंगे, जो भी वो कहेंगे कैलकुलेट करें। बी पार्ट में है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये क्या गिवन है, 1 माइनस अल्फा गिवन है आपको, और आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेना, ठीक है। ये भी आपका कौन सा केस बनता है, सेकंड केस, क्योंकि इसमें वेरियस नोन नहीं है और एन लार्ज है। नेक्स्ट इसके बाद 5 का ए पार्ट लेट टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ईच ऑफ साइज 100। अब दोनों का साइज आपका 100 है फ्रॉम इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स बार 1 गिवन है, S1 गिवन है, वाई बार गिवन है, S2 गिवन है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब देखिए आपकी ये प्रैक्टिस के लिए उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, अदरवाइज सेम है, कोई इनमें डिफरेंस, कुछ वैल्यूज का डिफरेंस आता है, अदरवाइज फॉर्मूलाज वही है, वही यूज होगा। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। आज के लिए हमने इतना ही काम करना है। एनी क्वेश्चन? पूछना तो पूछ सकते हो आप। कोई मसला तो नहीं है क्वेश्चन में, टाइम थोड़ा ही रह गया वैसे, पूछे अगर पूछना तो कुछ। ज्यादा होमवर्क हो गया है। हाँ काम तो ज्यादा है, मैं खुद मैं सोच रही थी कि सारे आज एक्सरसाइज करा दूंगी, मगर इसके बाद हमें कल छुट्टी दे दें।